स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है, पेपर 2 शिक्षा के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। अगर हम बात करें CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से पेपर 1 को कंप्लीट करा दिया गया था। पेपर 2 से ही आपका यूनिट फर्स्ट दोस्तों पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। चूँकि आप सभी का पेपर 14 मार्च 2023 को कंडक्ट होगा, तो यहाँ पर आप यूनिट फर्स्ट को देख सकते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड को कंप्लीट कराएंगे। यूनिट फर्स्ट के जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो आने की संभावना है, उन सभी को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 को पूरी तरह कंप्लीट करा देंगे। यूनिट 2 की हम बात करें तो यूनिट 2 में हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं शॉर्ट और लॉन्ग, उन सभी को आज के अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को यूनिट 2 से। यहाँ पर सिलेबस देख पा रहे हैं बीएड सेकेंड पेपर का, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड पेपर यानी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यूनिट फर्स्ट में ये जितना भी चीज़ थी इन सभी को कंप्लीट कराया है शॉर्ट और लॉन्ग में, उसे आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर यूनिट 2 की बात करें तो आज के इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने उन सभी को कवर कराया जाएगा। उसके बाद यूनिट 3 और 4 कल तक की कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर बेस्ड था, यानी प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हमारा जो पेपर पैटर्न है वो आप सभी को पता सब्जेक्टिव है, तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लाए हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसे मैं अलग से ज़रूर कराऊंगी। ठीक है, चूँकि आपके सीटेट और टेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इन सभी से, तो हम सब्जेक्टिव कराने के बाद ऑब्जेक्टिव को लाएंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इससे तो कोई संबंध नहीं क्योंकि आपका इस बार सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन रख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित शिक्षा से संबंधित विभिन्न धाराओं का उल्लेख कीजिए, अथवा संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016, 17, 18, 19, ठीक है। उसके बाद 21 में तो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था, इसलिए 21 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है इन क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो इसका आंसर हम देख लेते हैं। 45 देख लेंगे, ठीक है। 21A देख लेते हैं। शिक्षा से संबंधित धाराओं में महत्वपूर्ण धाराएं हैं। पहला, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार की बात 21A में की गई है। 21A में राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीत में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपलब्ध करेगा। पूर्व में यह धारा 45 थी, सन 2002 में संशोधन किया गया। मूल जो धारा है निम्न प्रकार है, यानी प्राथमिक शिक्षा में विकास तथा शिक्षा का मूल अधिकार धारा 45 में लिखा गया था। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध राज्य इस संविधान के आरंभ के 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगी। सन 2002 में इसमें परिवर्तन जो है किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले ये जो धारा 45 थी, इसमें संशोधन के बाद ही ये शिक्षा का अधिकार 21A बना। तो टेट में भी, यानी जो आपका टेट है और सीटेट है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एकदम रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये धारा 45 21A को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा धारा 45 राज्य प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगी। अभिभावकों के कर्तव्य धारा 51A
इसके अंतर्गत अभिभावक तथा संरक्षण का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों के बीच की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। यह धारा 2002 में संशोधित करके जोड़ी गई। धारा 28(2) की अगर हम बात करें, उसके बाद धारा 28(2) आया, ठीक है। ये जो है धाराएं आप एक नज़र में देख लीजिएगा। 29A पूछ लेता कभी कभी कि भारत के राज्य, क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासियों के किसी विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। धारा 30 पढ़ लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो ये धाराएं सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सारी नहीं पढ़ने की ज़रूरत। यहाँ पर धारा 43 देखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ये धारा 43 में कहा गया है, ठीक है। आगे स्त्री शिक्षा के लिए धाराएं बताई गई हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी है। अनुच्छेद 371 करके दिया है, इसमें दिया उपबंध, ये सारी चीज़ें जो हैं आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मेन था वो सेक्शन 21A यानी 45 था, ये सारी चीज़ें थी। तो ये था क्वेश्चन 1 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था और ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 1। ये संख्या से मतलब नहीं है, पूछा है कि संविधान में अंकित शिक्षा से संबंधित विविध धाराएं कौन कौन सी, यानी भारतीय संविधान में शिक्षा के संबंधित विभिन्न प्रावधान क्या क्या हैं। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ सकता है। तो संविधान की धारा 28 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर संविधान की धारा 28 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान की धारा में उल्लेख किया गया है कि इसके द्वारा पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी संविधान की धारा 28 में बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा किसी में संस्थान में नहीं दी जाएगी, परंतु प्राइवेट संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिन्हें सरकार या राज्य ने मान्यता दे दी है। जिन संस्थाओं को सरकारी धन से सहायता मिलती है या जिन संस्थाओं का प्रबंध दो सरकारों द्वारा किया जाता है, परंतु जो गैर सरकारी धन से बनी है, चलती हैं, जिनके निर्माताओं और प्रदाताओं या दाताओं के साथ में शर्त लगा दी जाती है, उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। किंतु यह शर्त होगी कि उक्त संस्था में पढ़ने वाली किसी व्यक्ति को उक्त संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अथवा धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए, ठीक है, इमारत में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें संविधान की धारा 28 में बताई गई है। 29(1) में राज्य, क्षेत्र और उसके किसी भाग के निवासियों के विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। 29A देख लीजिएगा, 30 देख लीजिएगा, 45 धारा देख लीजिएगा। जो धाराएं बताई हैं मैंने वो आप देख लीजिएगा, बाकी स्किप करिएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची धारा 246 में चीज़ें बताई गई हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितनी भी धाराएं थी उनमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो पढ़िए, ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप देख लीजिए। 243 देख लीजिएगा, 351 थोड़ा देख लीजिएगा, बस इतनी ही है जिन्हें आप देख लीजिएगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा एक नज़र में, ठीक है, कि कौन सी धाराएं, जो भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया है उसका आंसर एक बार आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया संविधान में अंकित शिक्षा से संबंधित विभिन्न धाराएँ जिनके बारे में शिक्षा का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में लिखित नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ये 2005 में पूछा था। तो नीति निर्देशक तत्व क्या है? अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राजनीति निर्देशक तत्व उन तत्वों को कहते हैं जो तत्व सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक करते हैं या जिन सिद्धांतों को राज्य अपनी शासन नीति का आधार बनाता है वो ही राजनीति के निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहे जाते हैं। भारत के संविधान में देश की केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की नीतियों के निर्माण के विषय में कुछ बहुमूल्य निर्देश दिए गए हैं जिन्हें राजनीति के निर्देश कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें पहला है प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध होंगे, धन तथा उत्पादन के साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में एकत्रित न हो जाएं, प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य शक्तियाँ तथा बच्चों के बचपन का दुरुपयोग ना हो। ठीक है, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अन्य कारणों से जीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों की आर्थिक सहायता जो है मिल सके, गाँव में निजी तथा सरकारी आधार पर संचालित उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाए। सारे पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर सामाजिक व्यवस्था संबंधी तत्व क्या क्या हैं?
तो इसमें आ जाएगा कि नागरिकों का शोषण व नैतिक पतन ना हो सके, लोगों के जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य में सुधार हो सके, समाज में विभिन्न वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियाँ, पिछड़ी अनुसूचित जनजातियाँ सुरक्षा एवं विकास जो है उनका हो सके। फिर तीसरा आ जाता है शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी तत्व। राज्य संस्कृति क्षेत्र में निम्नलिखित नीतियों का पालन करेगा। पहला क्या है कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होगी। देश के समस्त नागरिकों के लिए समान आचार संहिता होगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, भवनों तथा वस्तुओं की देखभाल तथा संरक्षण की व्यवस्था। चौथा है पॉइंट न्याय संबंधित तत्व। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य जो है देश के समस्त नागरिकों के लिए एक समान कानून तथा न्यायालय की व्यवस्था करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि समानता, बंधुत्व, न्याय व स्वतंत्रता की संवैधान वादे के संदर्भ में शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अथवा में दिया जो कि 2016 में पूछा था। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय भारतीय प्रजातंत्र के सिद्धांत के संदर्भ में शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। और 2018 में पूछा था शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 2016 और 18 दोनों में पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार भी आने की संभावना है। तो देख लेते हैं समानता, बंधुत्व, न्याय और स्वतंत्रता के संवैधानिक वादे के संदर्भ में शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्य। इसमें दिया गया है कि हमारे देश के 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने का लक्ष्य था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू है। संविधान की प्रस्तावना नए समाज के निर्माण का संकल्प निम्नवत है। तो यहाँ पर दिया कि हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी समाज, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख दी है। यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को इलक द्वारा से संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मपित करते हैं। ठीक है, इसमें फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के बारे में बताया कि भारत का प्रजातंत्र सभी को विचार प्रकट करने एवं विकास करने के लिए स्वतंत्र अवसर देता है। उसके बाद समानता का पॉइंट आता है। स्वतंत्रता में और भी चीज़ें हैं, इसे आप पढ़िएगा। समानता यानी इक्वालिटी की बात करता है तो समानता को प्रजातंत्र का दूसरा सिद्धांत कहा जाता है। भारतीय प्रजातंत्र द्वारा दूसरा प्रमुख सिद्धांत यह माना जाता है भारत में जाति, धर्म, संस्कृति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, यह अनुच्छेद जो है 15 में ये चीज़ें दी है कि कानून के सभी को समान माना जाएगा। अनुच्छेद 14 ये सारी चीज़ें दी हैं। इसके बाद बंधुत्व के बारे में बताया है कि बंधुत्व सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करती है। समाजवाद के बारे में बताया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैंने यूनिट फर्स्ट में डिटेल में बताया हुआ है। न्याय, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इन्हें आप जो है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 का वर्णन देखिए, अभी हमने इसको लेकर के बात की थी, फिर भी यहाँ पर पूछ लिया है, तो इसे भी देख लेते हैं एक नज़र में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 का वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 द्वारा मूल से राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार था, लेकिन बाद में वह 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनके बचपन की देखभाल सुनिश्चित करने का दायित्व राज्यों पर डाला गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 45 का वर्णन जो किया गया है इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। यह अप्रैल 2010 में पूर्ण रूप से लागू हुआ है। ठीक है, इसमें कई सारे पॉइंट हैं प्रावधान में। पहला है 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों के लिए नज़दीकी विद्यालय में मुफ्त आधारभूत शिक्षा जो है अनिवार्य की गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह निःशुल्क शिक्षा होगी और ना ही शुल्क देना या किसी अन्य कारण के कारण शिक्षा लेने से रोका जाएगा। ये सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप जो है एक नज़र में देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि जनतंत्र केवल प्रशासन की एक विधि ही नहीं वरन यह एक सामाजिक प्रणाली भी है, व्याख्या कीजिए। इसके बारे में पूछ लिया था।
तो यहाँ पर जनतंत्र केवल प्रशासन की एक विधि नहीं है वरन एक सामाजिक प्रणाली भी है। इसको आप पढ़ के लिखिएगा क्योंकि इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। इसमें पॉइंट बहुत हैं, पॉइंट हम देखते चल रहे हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, देखिए सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं। अधिकारों में कर्तव्य निहित है, लोक कल्याण के लिए पारस्परिक सहयोग प्राप्त करना, बौद्धिक स्वतंत्र में विश्वास, बल प्रयोग हिंसा में नहीं वरन वाद विवाद द्वारा बुझाने और शांतिमय एवं वैधानिक तरीकों में विश्वास। आगे बढ़ते हैं, आगे यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, तो थ्योरिकल है, इन्हें पढ़ने में टाइम जाता है। इन्हें आप विचार विमर्श की स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये सारे पॉइंट जो है आप एक नज़र में पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दीर्घ का। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर 2005 और 2006 में पूछा था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में शिक्षा के उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पूछ लिया था भारतवर्ष में वर्तमान समय के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, 2015 में पूछा था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी एक नज़र में देख लीजिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक हमारे राष्ट्र ने अपनी पूर्ण क्षमता के दोहन के फलस्वरूप किए गए प्रयासों से लगभग सभी क्षेत्रों में प्रगति के पूर्ण प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों के कारण आज हमारी गिनती विकासशील श्रेणी के अग्रणी राष्ट्रों में होती है तथा आज भी हम एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी पॉइंट हैं। भारत में शिक्षा के उद्देश्य कई सारे हैं। पहला है लोकतांत्रिक नागरिकता की भावना का विकास। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे हैं कि आप पढ़ के लिखिए। दूसरा है नेतृत्व के गुणों का विकास। ठीक है, तीसरा पॉइंट है समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। चौथा है निस्वार्थ कार्य करने की भावना। पांचवा देख लेते हैं आंतरिक शक्तियों का विकास। छठा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे भी कई सारे पॉइंट दिए हैं। 7 पॉइंट है कि राष्ट्रहित का दृष्टिकोण। आगे पॉइंट 8 नंबर का दिया उत्पादन में वृद्धि। 8 हो गया। 9 है सामाजिक नैतिक व आध्यात्मिक गुणों का विकास करना। ठीक है, आगे और पॉइंट हैं, बस इतने ही पॉइंट थे। ठीक है, तो 9 पॉइंट तक की हैं, इन्हें आप पढ़ के लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र के लिए शिक्षा पर प्रकाश डालिए। 2005 में पूछ लिया था। 2017 में पूछा था शिक्षा का तंत्रीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर एक नज़र में देखेंगे कि शिक्षा का लोकतंत्रीकरण क्या है। इसके आंसर की बात करें तो दिया है लोकतंत्र व्यक्ति एवं समाज दोनों को सम्मान की दृष्टि से देखता है। उसका विश्वास है कि व्यक्ति के द्वारा समाज का और समाज के द्वारा व्यक्ति का हित होता है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सभी का विकास किया जाता है। लोकतंत्र की सफलता का मूल आधार शिक्षा होती है, इसीलिए लोकतंत्र जन शिक्षा पर सबसे अधिक बल देता है। इसके लिए वह सर्वप्रथम एक निश्चित आयु तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है। वह पुरुष एवं महिलाओं में भेद नहीं करता, इसलिए दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। कौन? शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। ठीक है, यही सारी बातें इसमें जो है बताई गई हैं। इसमें देखिए इसके अनुसार शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए। पहला क्या है? लोकतंत्र एवं लोकतंत्री नागरिकता की शिक्षा। दूसरा नैतिकता एवं चारित्रिक विकास। ठीक है, तीसरा स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वास्थ्य संवर्धन। चौथा है राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति। पांचवा व्यक्तित्व और सामाजिक विकास एवं नेतृत्व की शिक्षा। इनके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा पॉइंट। अगला है लोकतंत्र एवं शिक्षा की पाठचर्या। इसमें कई सारे पॉइंट आता है। पहला है विशिष्ट और विस्तृत पाठचर्या का सिद्धांत। आगे है दूसरा पॉइंट इसी में आधारभूत सम्मान पाठचर्या का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, लोकतंत्र एवं शिक्षण विधियाँ। ठीक है, ये सारे पॉइंट वाइज आ जाएंगे। पांचवा पॉइंट है लोकतंत्र एवं अनुशासन। छठा है लोकतंत्र एवं शिक्षा, शिक्षक दिया है। फिर ये इतने पॉइंट थे, तो इन पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2019 में। देखिए जो 2016, 17, 18, 19, ठीक है, और 20 यहाँ तक कि आप पढ़ लीजिएगा। चूँकि 21 में आपका जो है ऑब्जेक्टिव हुआ था, तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप यहाँ तक की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला है कि जनतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जनतंत्र पर शिक्षा के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसे हम एक नज़र में देख लेते हैं।
तो यहाँ पर लोकतंत्र पर शिक्षा के प्रभाव के बारे में पॉइंट वाइज चीज़ें मेंशन है कि लोकतंत्र जीवन की एक विधि है और शिक्षा मनुष्य को जीवन की विधि में प्रशिक्षित करने का साधन है। अतः इसमें साध्य व साधन का संबंध है। हम जानते हैं कि साध्य और साधन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। साध्य की दृष्टि से साधन जुटाया जाता है और साधन के आधार पर साध्य का स्वरूप निश्चित होता है। दूसरा है, लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए हमें एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। छठा है, इस शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में हम कितना अधिक सफल हुए हैं इस बात से ही पता चलता है कि हमने उसके द्वारा मनुष्य को लोकतांत्रिक जीवन में किस सीमा तक प्रशिक्षित किया है। यह मूल्यांकन करने के बाद हम शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है। इन पॉइंटों में कई सारी चीज़ें हैं, इन्हें जो है आप पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी 12 पॉइंट थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2008 और 13 में पूछा था कि शिक्षा में जनतंत्र से आप क्या समझते हैं, सो उदाहरण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी और पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप एक नज़र डाल लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यहाँ पर विद्यालय में प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में प्रजातंत्र वातावरण रखने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है, इसे एक नज़र में हम देख लेते हैं। तो प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन। इसके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक का सामाजिकरण होता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा बालकों की न्यूनतम आवश्यकताओं का ज्ञान करने वाली सत्य और सत्य के अंतर का स्पष्ट करके निष्कर्ष पर पहुंचने वाली सामाजिक प्रयत्नों के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन करने वाली होती है। ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें पॉइंट चीज़ें देखेंगे कि प्रजातांत्रिक वातावरण बनाए रखने के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो पहला है, विद्यालय में सभी छात्रों तथा अध्यापकों को प्रबंधन में भाग लेने के लिए समान अवसर प्राप्त कराएंगे। ठीक है, प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को चाहिए कि विद्यालय में विभिन्न समस्याओं पर छात्रों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की राय जाने। प्रजातंत्र में स्व अनुशासन पर बल देना चाहिए। छात्रों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। यहाँ पर अध्यापकों को छात्रों से प्रेमपूर्ण सहानुभूति युक्त व्यवहार करना चाहिए। विद्यालय में वातावरण जो है प्रेम, सहयोग तथा मातृत्व पर आधारित होना चाहिए। तो इतने सारे पॉइंट हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा यूनिट 2 था वो कंप्लीट हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उन सभी को मैंने रख दिया है। तो आप जो है अगर बुक है, सीरीज है, तो वहाँ से इन क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो मुझे एक यूनिट कंप्लीट करानी रहती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर जो है बता दे रही हूँ। आप खुद ही से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।